हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए एक्ट की। सीए फाइनल लेवल पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉस की, तो इकोनॉमिक लॉस के अंदर आपको बहुत सारे एक्ट, छोटे छोटे एक्ट आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इकोनॉमिक लॉस आपको एक मेन सब्जेक्ट यानी कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस में तो है ही सही, न्यू स्कीम के अंदर। साथ ही में आपको न्यू स्कीम में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऑप्शन है इकोनॉमिक लॉस, जो आपका 6D चैप्टर है। नाउ 6D के अंदर आपको बहुत सारे अगेन कुछ एक्ट दिए गए हैं, तो उनमें कुछ एक्ट रिपीट होते हैं जो यहाँ पर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी है और मेन सब्जेक्ट में भी है। सरफासी एक्ट यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट में दिया गया है, तो सरफेसी एक्ट के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सरफेसी एक्ट आखिरकार होता क्या है। सरफेसी एक्ट जिसका नाम ही इतना बड़ा है, उसका फुल फॉर्म क्या है, हर एक टर्म का हम मतलब समझेंगे। इस पूरे मॉडल के अंदर कैसे काम किया जाता है, कौन कौन सी एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व है, इस बेसिक डायग्राम को समझते हुए, बेसिक फॉर्मेट को समझते हुए हम डेफिनेशंस और बेसिक्स को समझ लेंगे कि इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, सरफेसी एक्ट के अंदर होता क्या है और कौन कौन से बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कौन सी एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व होती है, ये पूरा काम कैसे होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सरफेसी एक्ट 2002 को, इसके बेसिक्स और डेफिनेशंस को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हमारा जो टाइटल है वो सरफेसी एक्ट 2002 का है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसके बेसिक्स और उसके डेफिनेशन के बारे में। अब सबसे पहली बात, ये जो पूरा आपको यहाँ पर चैप्टर दिया गया है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर तो है, बट इसका जो कवरेज है वो हार्डली 5 से 6 नंबर का कवरेज आपको यहाँ पर है। अगर आप बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डेटा है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि उसका कवरेज एमसीक्यूज में अच्छी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है। इसलिए स्पेसिफिक डिटेल्स हम सेक्शन वाइज पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि डेफिनेशंस को जो सेक्शन नंबर 2 में दी गई है हम उनको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट तक हम जाने वाले हैं। बट उससे पहले इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं, अगर आप इसका टाइटल देखेंगे तो इतना बड़ा तो चैप्टर का नाम ही है सिर्फ, और बहुत सारी अंग्रेजी है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब इस पूरे टाइटल को अगर हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसे सरफेसी बोला जाता है, SARFAESI, इस तरीके से इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ईयर ऑफ दिस एक्ट इज 2002। तो ये आपको याद करने में इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टोटल अभी तक हम इंक्लूडिंग दिस 3 एक्ट है जो हम ऑलरेडी 2002 के पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम देख के आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट, 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और अभी हमने देखा सरफेसी। ठीक है, तो सरफेसी भी 2002 में आया है। तो ये 3 एक्ट 2002 में बहुत काम हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, इसलिए 2002 में काफी सारे एक्ट्स आए हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये तो हो गई ईयर की बात कि इस एक्ट का ईयर क्या है। आगे हम डेट्स देखने वाले हैं। चलिए फटाफट सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि इस पूरे एक्ट को हमें समझना कैसे होगा। तो इसे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो SA सबसे पहला पार्ट है, दूसरा RFA, और तीसरा पार्ट है यहाँ पर ESI। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स में हमको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को स्टडी करना होगा, 1, 2 एंड 3। जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर हेडिंग के साथ में। तो सिक्योरिटाइजेशन सबसे पहला पार्ट है जो हमारा यहाँ पर SA है। ठीक है, दिस इज आर SA। ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दिस इज RFA, एंड द थर्ड टर्म इज ESI विच इज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब तीनों टर्म्स को हमको यहाँ पर समझना होगा कि इन तीनों का मतलब होता क्या है। चलिए, तो ये बात तो पक्की हो गई कि हमें यहाँ पर पूरी इन 3 टर्म्स को समझना है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमें इस एक्ट का पर्पस समझ में आ जाएगा, ये एक्ट के अंदर हो क्या रहा है वो समझ में आ जाएगा। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में, एक्ट पढ़ने के बाद में आपको बहुत ज्यादा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज आपको यहाँ पर बढ़ेगा कि आखिरकार ये बैंक्स काम कैसे करते हैं, इनकी अर्निंग्स कैसे होती है, और इन बैंक्स को जब हम पैसा देते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक्स उस पैसे को कैसे यूज करती है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। बट यहाँ पर जैसे एक्ट बनाए जाते हैं, एक्ट क्यों बनाए जाते हैं, गवर्न करने के लिए, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, एंटिटी है, वो जो भी अपना काम कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करें। वो रूल्स और रेगुलेशन कहाँ पर दिए जाते हैं, वो एक्ट के अंदर दिए जाते हैं, और उसे गवर्न कौन करता है, जो भी यहाँ पर गवर्निंग
एंटिटी या अथॉरिटी यहाँ पर होती है। बैंकिंग के केस में अगर हम देखेंगे तो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके लिए एपेक्स एंटिटी कौन है, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई इस वाले केस में सबसे ऊपर चलेगा, जो आरबीआई बोलेगा वही यहाँ पर होने वाला है, वही सभी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के बाप का बाप जो है वो कौन है, आरबीआई है, इसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं बैंक्स के बारे में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, नहीं, इंडिविजुअल्स की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जो मनी लैंड करते हैं, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, आप आपके सिंगल पेज में नोट्स बनाते जाइए, वो सिंगल पेज ही आपको लास्ट में पढ़ना है समरी का, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सब इधर उधर की बातें, अब हमें स्टार्ट करना है कि आखिरकार ये एक्ट बात क्या करता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आखिरकार बोल क्या रहा है उससे आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर चाहता क्या है। इंट्रोडक्शन बोल रहा है, एक लाइन में बोलता हूं कि जितना भी पूरा बड़ा कमर्शियल प्रैक्टिसेस का सेगमेंट है, इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन क्या होता है, लोन देना और लोन की रिकवरी करना। तो आज हमारे यहाँ पर अगर हम कंट्री में देखें तो दो ही फॉर्मेट है। अगर किसी बिजनेसमैन को पैसा चाहिए तो वो बैंक्स के पास में जाता है, वो कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाएगा, वो प्राइवेट लेंडर्स के पास में भी जा सकता है, बराबर है, ये तरीके हैं उसके पास में। वो पर्सनल लोन भी ले सकता है अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स लोगों से, वो उनसे भी लोन ले सकता है। अगर उसे प्रॉपर लोन चाहिए तो बैंक्स के पास जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, प्राइवेट लेंडर्स के पास जाएगा, जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर तो लोन देना और लोन की रिकवरी करना ये सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इकोनॉमी का। अगर पूरी इकोनॉमी में हम बात करें और हाल ही में अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी रीसेंट एग्जांपल हमारे पास में है यस बैंक का। यस बैंक के साथ में क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये पूरे फॉर्मेट बताने के बाद में कि आखिरकार यस बैंक के साथ में ऐसा क्या हुआ। पीएमसी बैंक जो ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट ईयर हमने देखा था, उसके साथ भी यहाँ पर गड़बड़ हुई थी। ठीक है, उसके पहले पीएनबी बैंक का, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड केस पकड़ा गया था नीरव मोदी का, वो केस अलग था, बट वो भी एक बैंकिंग सेगमेंट का फ्रॉड केस था। राइट, तो इतने कम कम टाइम में फ्रीक्वेंसी इन केसेस की बढ़ रही है, और इन केसेस का जो बेस है जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपको क्वेश्चन ये उठेगा कि आखिरकार ये इंडिया की इकोनॉमी में ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी बैंक्स को इतनी दिक्कत हो रही है। तो इसका तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक फ्रेंड है मिस्टर ए, आप है सीजे, बराबर है। ए आपके पास में आया कि मुझे पैसे की जरूरत है और आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, एग्जाम्पल जरा सुनिएगा आप। सीजे के डैड ने बोला कि 1 लाख रुपए कहाँ गए, उसने कहा यार पापा ए को ज़रूरत थी, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। पापा ने कहा चलो दोस्त है, ये बात तो अच्छी है, आपने पैसे दे दिए हैं, पर क्या वो 1 लाख रुपए आपको वापस दे पाएगा, चुका पाएगा। तो आपने कहा कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं डैड उससे, मुझे नहीं पता वो कैसे देने वाला है। तो डैड ने कहा ऑब्वियसली आपने पागलपन किया कि आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए जब उसकी चुकाने की ही हिम्मत नहीं है, या फिर वो इतना केपेबल नहीं है कि वो आपको वापस से रिकवरी कर पाएगा। तो ठीक है, आपने पूछा कि आप करते क्या हो, तो ए ने बोला मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरा 7,000 रुपीज़ पर मंथ आता है सिर्फ, और मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, एंड आई एम द सोल अर्निंग मेंबर इस घर के अंदर। तो क्या इसके बाद आपको लगेगा कि इसके चांसेस है रिकवरी के? नहीं है। तो या तो 1 लाख रुपए जिस पीरियड में आने चाहिए थे उस पीरियड में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। बाद में आएंगे तो ये जो 1 लाख रुपए लेट्स से आपने 2012 में दिए हैं, अगर ये 1 लाख रुपए आपको 2014 में मिलते हैं 2 साल में, तो क्या टाइम वैल्यू के हिसाब से ये 1 लाख रुपए बढ़कर इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगी 2 साल के अंदर? राइट, जो 2012 में 1 लाख थे, हम अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम तो हम सीखते ही है सब लोग, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से वो 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए जो भी बनना है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो आपको तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेगा, मतलब अगर आप देखें तो आप इंटरेस्ट का यहाँ पर लॉस कर चुके हैं, आप टाइम वैल्यू के हिसाब से आपको लॉस हो चुका है। राइट, तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं लोन देने में और लोन की रिकवरी करने में। अब इसी तरीके से ये तो हम दो इंडिविजुअल्स की बात हुई, अगर बैंक्स यहां पर लोन दे रहा है तो वो अगर ऐसी पार्टीज को लोन दे रहा है, ऐसी कंपनीज को लोन दे रहा है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज को लोन दे रहा है जो आपको लोन वापस से रिकवरी करने में इतनी सक्षम नहीं है और केपेबल नहीं है, तो क्या बैंक्स के पास में जो पैसा है वो वापस लौटेगा? नहीं लौटेगा। सेकंड क्वेश्चन, बैंक्स के पास में जो पैसा आता है वो आता कहां से है?
तो आप बोलेंगे सर हम जैसे लोग जो डिपॉजिट करते हैं वही पैसा तो बैंक आगे लोगों को लोन बनाकर देता है, और ऐसे ही पैसा सर्कुलेट होता है पूरी तरीके से, राइट। कैसे होता है जरा देखिए, ये जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ सब रिलेवेंट बातें हैं, क्योंकि आपको ये आगे समझ में आने वाला है कि सरफेसी एक्ट को क्यों बनाया गया है, ठीक है। देखिए, तो अगर एक बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट्स है, ऐसे 50,000 लोगों का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट्स है, ठीक है। तो 50,000 नंबर्स हैं अकाउंट होल्डर्स के। ये 50,000 लोग आईसीआईसीआई बैंक में रोज अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इससे बिजनेस होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो ये जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो आईसीआईसीआई बैंक के पास में, ये पैसा इकट्ठा होता है। लेट्स से 100 करोड़ रुपए का आईसीआईसीआई बैंक के पास में डिपॉजिट्स है। अब ये 100 करोड़ रुपए क्या बैंक अपने पास में अपनी जेब में रखेगी? चलिए, ये चैतन्य जैन का 50,000 रुपए है, ये सो एंड सो पर्सन का 1 लाख रुपए है, इन सबको लॉकर में रख दो। नहीं, बैंक क्या करेगी? बैंक उस पैसे को लेगी और वापस से आगे लोन देगी जिन लोगों को इस लोन की जरूरत है, राइट। तो आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट मिलता है। लेट्स से आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है जो बैंक को आपको देना पड़ रहा है, तो ये बैंक का एक्सपेंस हो गया, राइट, 6% का। और जब बैंक आगे लोन देती है तो वो उसका असेट हो गया, क्योंकि जो उसने लोन दिया है वो उसको फ्यूचर में वापस मिलने वाला है विद इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो लोन दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसका इंटरेस्ट 6% से ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लोन दे रहा है वो ज्यादा पैसे या ज्यादा इंटरेस्ट में देगा। तो 11% में उसने लोन दिया, तो बीच में जो ये 5% का गैप हुआ है, ठीक है, वो क्या है? वो बैंक की इनकम है। उसने आपसे डिपॉजिट लिया, उस पैसे को आगे लगाया, डिपॉजिट करने पे आपको 6% दे रहा है, बट जिन लोगों को लोन दिया है उनसे 11% कलेक्ट कर रहा है, तो 5% वो ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, वो बैंक की इनकम हुई। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा बेसिक क्या है? सबसे बड़ा बेसिक ये है कि जो 100 करोड़ रुपए आपके पास में आए हैं, वो 100 के 100 करोड़ रुपए आपने मार्केट में लगा दिए हैं, लोन दे दिया है। अगर ये 100 करोड़ रुपए वापिस से बैंक के पास में नहीं आए तो, यानी कि बैंक अगर उस लोन को रिकवर नहीं कर पाया तो क्या होगा कि जो 100 करोड़ रुपए बैंक के नहीं थे, लोगों के थे, वो वापस से मार्केट में जा चुके हैं। अब जब मैं वापस बैंक के पास जाऊंगा कार्ड लेके कि मुझे स्वाइप करना है, मुझे मेरे 1 लाख रुपए निकालना है, बैंक के पास में 1 लाख रुपए है ही नहीं, क्योंकि जो उसने वहां पर आगे लोन लगाया है, इट वॉज सपोज टू कम बैक एंड रिकवर दैट मनी इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, वो नहीं हुआ। तो ऐसे बैंक्स कि जो भी यहाँ पर लोन्स हैं, जब वो 90 डेज के बियॉन्ड चले जाते हैं और उनकी रिकवरी नहीं होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए, राइट। तो ऐसे लोन्स जो रिकवर नहीं हो रहे हैं उनको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है, और जितने जितने एनपीए डिक्लेयर होते रहेंगे उतनी बैंक की हालत खराब होती रहेगी। जब बैंक बोल रही है कि हमारे पास में एनपीए है, इसका मतलब ये कि हमने लोन दे दिया है और वो पैसा हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, तो यहाँ बैंक्स की हालत खराब होने लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर रिकवरी ऑफ लोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मेट को जो मैंने आपको समझाया है, हम उसको लाते हैं इस चैप्टर के ऊपर कि इस एक्ट को आखिरकार क्यों बनाया गया है, सरफेसी एक्ट के अंदर होता क्या है। चलिए दोस्तों, अब इस एग्जाम्पल को हम सॉलिड एग्जाम्पल बनाते हैं जिसके बेस पर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं सरफेसी का, ठीक है। अब सबसे पहले एस और ए, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। एस ए मीन्स होता है सिक्योरिटाइजेशन। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं आर एफ ए, जिसका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। एंड तीसरी बात जो यहाँ पर है वो है ई एस आई, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें तीनों टर्म्स को समझना है, जरा एग्जाम्पल को यहाँ पर मेंटेन करते हैं पहले हम। सो लेट्स से एक पर्सन है, उसे यहाँ पर लोन की ज़रूरत है, ठीक है, और उस पर्सन का नाम है सीजे, ठीक है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर लोन की ज़रूरत है, तो मैं जाऊँगा बैंक के पास में। बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो मैं बैंक के पास में गया कि बॉस मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पर लोन की ज़रूरत है, तो आप मुझे लोन दीजिए। तो बैंक ने पूछा कितना चाहिए आपको? हमने कहा मुझे अच्छा खासा लोन चाहिए, बड़ा अमाउंट का मुझे लोन चाहिए, 100 करोड़ रुपए का मुझे लोन चाहिए, ठीक है। बैंक ने कहा बहुत अच्छे, आप मुंह उठा के आ गए हमारे पास पैसा मांगने के लिए, हम 100 करोड़ रुपए आपको क्यों दें, राइट। आपके पास में इस लोन को चुकाने की हिम्मत है क्या, ताकत है क्या, क्या आपके पास में इतनी इनकम है क्या, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है क्या? तो हमने कहा कि यस बिल्कुल है। बैंक ने सारे पेपर्स लिए मुझसे, सारी चीजें ली, तो भी बैंक ने बोला यार हमको भरोसा नहीं होता है। व्हाट इफ आपका विजय माल्या हो गया तो, यानी कि आप भाग गए तो,
आप हमें पैसे नहीं चुका पाए तो हमें तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो बैंक ने बोला कि आप एक काम करो, कुछ सिक्योरिटी हमारे पास में रख दो, ठीक है। तो सिक्योरिटी रखने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक ने मुझे दिया। तो ठीक है, काम करते हैं, इस एरो को हम उल्टा बनाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें कौन दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है टू सीजे। तो मैं उसके बदले में बैंक को क्या दे रहा हूँ, मैं बैंक को दे रहा हूँ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में लेट्स से मैं अपना एक बंगलो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बंगलो बना हुआ है ब्रीच कैंडी के ऊपर, ठीक है। और ये मैंने बोला कि मैं आपसे 100 करोड़ रुपए लूंगा, उसके बदले में ये जो बंगलो है ये आप रख लो मतलब सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, एज ए सिक्योरिटी ये बंगलो आपके पास में रहेगा। अगर मैं 100 करोड़ रुपए नहीं चुका पाया तो ये बंगलो बेच कर आप ये 100 करोड़ रुपए निकाल लेना आपके, ठीक है। तो ये जो बंगलो है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस बंगलो की वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा ही होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तभी तो रिकवरी होगी। तो लेट्स से उन्होंने बोला कि इस बंगलो की कीमत है 350 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी रखा है, तो मुझे 100 करोड़ रुपए मिले हैं। अब यहाँ पर सीजे कौन हुआ, यानी कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर बोरोवर हूं, ठीक है। और ये भाई साहब कौन है, ये लेंडर है, बराबर है। और जो ये मैंने एक्ट किया है सिक्योरिटी पे बंगलों को रखने का, ये क्या है, एक तरीके से मॉर्गेज है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी दी जाती है तो मॉर्गेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेज होता है, राइट। तो यहाँ पर मॉर्गेज पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी रखी एज अ सिक्योरिटी विद द बैंक, so that bank can provide me financial assistance of 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए का वो मुझे यहाँ पर लोन दे रहा है, ठीक है। अब बात सुनिए, अब यहाँ पर अगर ये पैसा मैं नहीं चुका पाया तो बैंक यहाँ पर भेज देगा। अब ये पैसा ऑब्वियसली 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में बैंक के पास में जाने वाला है, बराबर है। तो जरा हम बात करते हैं पहले इस असेट की। ये जो असेट है, जो बंगलो मैंने यहाँ पर बैंक को दिया है, बैंक की तरफ से बैंक की बैलेंस शीट में वो कैसे दिखेगा, बैंक की बैलेंस शीट में वो एक तरीके से फाइनेंशियल असेट हुआ। फाइनेंशियल असेट कैसे हुआ कि ये पैसा बैंक के पास में आने वाला है, इसीलिए ये जो असेट है वो एक फाइनेंशियल असेट हुआ, ठीक है। ये जो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अगर ये 100 करोड़ रुपए नहीं आए तो ये बैंक इस बंगलो को बेचकर, इस प्रॉपर्टी को बेचकर ये 100 करोड़ रुपीस वो वापस से रिकवर कर लेगा। सो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में ये जो असेट है वो फाइनेंशियल असेट हुआ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फाइनेंशियल असेट हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए यहां पर जो RFA है उसमें जो फाइनेंशियल असेट है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल असेट जो क्रिएट किया गया है। अब फाइनेंशियल असेट हो गया भैया बैंक के लिए, बराबर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असेट का रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, क्या है, क्योंकि RFA पूरी टर्म है हमारे पास, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, RFA। 100 करोड़ रुपए गए, उसके बदले में 350 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, यानी कि मॉर्गेज पे रख दी है। पैसा नहीं आया, इस फाइनेंशियल असेट को बेचकर यहां पर बैंक काम कर लेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, बैंक को प्रॉपर्टी बेचनी है क्या, नहीं, बैंक को 100 करोड़ रुपए जो गए हैं वो वापस घर लाना है फिर से, क्योंकि ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये चले गए, ये वापस नहीं आए। तो प्रॉपर्टी बेचना सबसे लास्ट रिसॉर्ट होता है, ठीक है, सबसे आखिरी में जाके प्रॉपर्टी बेचते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ठीक है। तो बैंक ने बोला यार आप 100 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हो, राइट, तो एक काम करो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, आपका क्या बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आप काम नहीं चल रहा है, आपका ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, कंपनी अच्छी नहीं है। सो बैंक इस फाइनेंशियल एसेट को बेचकर अपने पैसे वापस घर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शन में अब फाइनेंशियल असेट क्या है ये हमको समझ में आ गया। फाइनेंशियल असेट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या है, बैंक बोलेगा ओके हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी के साथ में। सबसे पहली चीज बैंक क्या कर सकता है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ठीक है, RFA के साथ में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। यहाँ पर बैंक बोलेगा पहले एक काम करते हैं, हम आपकी इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। पोजीशन लेना मतलब कि ये सबसे लास्ट चीज है जो मैंने सबसे पहले लिखी है, पोजीशन हम आपकी प्रॉपर्टी का ले सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के टाइम पर सबसे लास्ट में, ओके। पर उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, आपका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो हम टेक ओवर कर लेते हैं, हम हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाते हैं, हम आपका कंपनी अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बोला था कि आप 10 साल में पैसा चुकाइए, एक काम करते हैं, हम आपका जो टाइम है, पेबल अमाउंट है, उसका जो आपका EMI है, हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सो आपका जो रीपेमेंट का शेड्यूल है हम उसको रीशेड्यूल कर देते हैं, ठीक है।
कि आप 10 साल में पे मत करिए, आप 15 साल कर देते हैं इस पीरियड को, आपका ईएमआई उससे कम हो जाएगा। अच्छा, तो मैनेजमेंट टेक ओवर किया, उससे काम नहीं हुआ, रीशेड्यूल किया, उससे काम नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, तो ये वो बोलेंगे काम करते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम लीज पर चढ़ा देते हैं, ठीक है, हम उसको रेंट पर चढ़ा देते हैं, तो उससे रेंट आएगा, आपका बंगलो है, आपका या पूरा ऑफिस का पूरा एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 6 माले हैं, तो एक काम करते हैं हम 3 माले को 4 माले को हम लीज पर चढ़ा देते हैं, तो जो लीज से जो इनकम आएगी उससे आपका यहाँ पर हमारा पैसा वापस घर पे आ जाएगा। तो लीज या रेंट पर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और होल प्रॉपर्टी वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके, रीशेड्यूल करना, मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेना, लीज या रेंट पर कर देना प्रॉपर्टी को, ये सब बेसिक तरीके हैं जो यहाँ पर फिनेंशियल असेट के साथ में किया जाता है। यानी कि फिनेंशियल असेट से पैसा कैसे निकाला जाए वो तरीके अपनाए जाते हैं पहले यहाँ पर, और कुछ नहीं होता है तो फिर लास्ट में पोजीशन लिया जाता है। तो ये तरीके किसके हैं, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब आप समझ गए, वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, फाइनेंशियल असेट से पैसे वापस निकाल के इन 100 करोड़ को घर लाना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। ये पहली टर्म हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या ये जो काम है आईसीआईसीआई बैंक यही करेगी, क्या उसके पास में इतने सारे काम हैं, तो वो क्या बोलती है कि ये जो प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी जैसे रखी हुई है हमारे पास में, इस प्रॉपर्टी को मुझे नहीं संभालना है, ये काम और कोई करेगा, ठीक है। अब ये पैसा आज की तारीख में गया है, लेट्स से 100 करोड़ रुपए बैंक के पास में चले गए हैं, ये आने वाले कब है, 10 साल बाद में बैंक के पास में आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े लोन्स बैंक दे देगी तो क्या 10 साल तक वो खाली बैठी रहेगी, उसके पास इतने डिपॉजिट भी होने चाहिए कि वो आगे लोन देती जा रही है। तो जो शफलिंग है पैसे की, जो यहाँ पर जिस हिसाब से पैसा घूम रहा है मार्केट में, वो वापस बैंक के पास आना भी चाहिए, ठीक है। तो बैंक के पास में पैसा कैसे आता है, तो बैंक बोलती है मैं काम करती हूँ, ठीक है, कि एक मैं कंपनी फॉर्म करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक और कंपनी को फॉर्म किया जाता है यहाँ पर, जिसको फॉर्म कौन करता है, आईसीआईसीआई बैंक ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक एक कंपनी फॉर्म करता है, जिस कंपनी को क्या बोला जाता है, उस कंपनी को बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या तो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या इसको क्या बोला जाता है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, ठीक है, एआरसी आरसी एससी उसको बोला जाता है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बोलती है कि आपके जो ये 100 करोड़ रुपए लगे हैं ना, ये 100 करोड़ रुपए मैं आपको लाके देने वाली हूँ, ठीक है, 100 करोड़ रुपीस मैं आपको ये कैश लाके दे दूंगी, आप चिंता मत करो, बट उसके बदले में आप क्या करोगे। तो बैंक ने कहा मेरे पास है क्या, 100 करोड़ रुपए मैंने लगाए थे, उसके बदले में मुझे प्रॉपर्टी मिली है, फाइनेंशियल असेट मिला है। तो ये जो फाइनेंशियल असेट है, यानी कि ये जो सिक्योर्ड असेट है, क्या है, सिक्योर्ड असेट, ये असेट मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको इस असेट के साथ में जो भी करना है आप करो, आप ये 100 करोड़ रुपए मुझे लाके दे दो, ठीक है। सो लेट्स से 1 जनवरी 2020 को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया आईसीआईसीआई बैंक ने। 2 जनवरी 2020 को ये 100 करोड़ रुपए उसको इस कंपनी के थ्रू वापस से मिल चुके हैं। और ये जो सिक्योर्ड असेट था, इस सिक्योर्ड असेट के ऊपर राइट किसका था, आईसीआईसीआई बैंक का राइट था, बराबर है, कि वो रिकवर करेगी। उसने इस राइट को ट्रांसफर कर दिया है, क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट, या फिर हम इसे बोलते हैं असाइनमेंट। अब इस असाइनमेंट के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो असेट, फाइनेंशियल असेट, ये पहले जो बैंक के पास में था, बैंक इसके ऊपर राइट रखता था, उस फाइनेंशियल असेट के ऊपर सिक्योर्ड असेट का जो राइट है उसको ट्रांसफर करके इस कंपनी को दे दिया गया है, इसको असाइन कर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर कितने नाम दे सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो सीजे है वो बोरोवर भी है क्योंकि उसने पैसा लिया है, उसने प्रॉपर्टी को आगे दिया है तो वो मॉर्गेजर भी है, राइट। ये आईसीआईसीआई बैंक भाई साहब लेंडर तो है ही सही, लेंडर के साथ में वो मॉर्गेजी भी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिया भी है। साथ में अब क्या कर रहा है, वो असाइनमेंट भी कर रहा है आगे। तो ये जो बैंक है वो और क्या हो जाएगा, वो असाइनर भी हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो असाइन कर रहा है, और ये असाइनी यहाँ पर हो जाएगा, बराबर है। चलिए इसके अलावा और क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पर हम, अभी आगे बहुत सारे नाम आएंगे जैसे डेटर और क्रेडिटर। अब इस पूरे सिचुएशन के अंदर कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है ये भी जानना जरूरी है, राइट। ये पूरा डायग्राम आपको मॉड्यूल में दिया गया है, थोड़ा अलग स्टाइल से दिया गया है, उसी को ब्रेक डाउन करके हमने इसको यहाँ पर समझा है। हम वापस से डायग्राम समझ के मॉड्यूल में जाएंगे और मॉड्यूल्स में आपको कंपेयर करवाऊंगा कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपको कैसे समझाया है उसको, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप जब बुक से भी रिविजन करेंगे तो आपको वो ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेटर कौन होगा, क्रेडिटर कौन होगा।
तो ये जो पर्सन है आईसीआईसीआई बैंक, इसने पैसा दिया है, इसको पैसा मिलना है, बराबर है, तो ये होगा क्रेडिटर, राइट, क्योंकि इसको पैसा मिलना है और वो भी एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उसने पैसा दिया है, मतलब कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, राइट। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में ये चीज हो रही है और ये भाई साहब कौन हो गए, ये भाई साहब हो गए हमारे डेटर, बराबर है, इनसे पैसा आना है बैंक के पास में। अब देखिए बैंक जो कर रहा है वो क्या है, उसने कंपनी फॉर्म करी है, वो कंपनी को उसने बोला कि भाई तुझे जो करना है कर, ये सिक्योर्ड असेट ले, ये राइट्स ट्रांसफर कर दिए, इसके साथ में तुझे जो करना है कर, तू मुझे वापस 100 करोड़ रुपए लाके दे। उसने 2 तारीख को 100 करोड़ रुपए का कैश उसको लाके दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंपनी क्या करेगी, अब देखिए यहां से प्रोसेस चालू हो गया है किस चीज का, सिक्योरिटाइजेशन का। यानी कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, नाम में लिखा है सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि जो सिक्योर्ड असेट रखा हुआ था, उस सिक्योर्ड असेट को यूज करते हुए कुछ सिक्योरिटीज इशू करना मार्केट के अंदर। तो अब ये कंपनी क्या बोलेगी कि मैं सिक्योरिटीज अगेंस्ट इशू करूंगी, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट दिस असेट जो मेरे पास में ये मॉर्गेज्ड असेट रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड असेट रखा हुआ है। इस सिक्योर्ड अगेंस्ट के असेट के अगेंस्ट में सिक्योरिटी इशू करूंगी, डिबेंचर्स इशू करूंगा, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करेंगे मार्केट के अंदर। और उन बॉन्ड्स को, उन सिक्योरिटी को कौन खरीदेगा, उनको खरीदने वाले होंगे द इन्वेस्टर्स, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड बायर्स है, क्यूबीज जिन्हें हम बोलते हैं, वो यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे इन सिक्योरिटीज के अंदर, बराबर है। तो ये पर्सन गया, ये कंपनी गई बाहर मार्केट के अंदर, उसने कहा कि भाई साहब 350 करोड़ का ये असेट रखा हुआ है और ये जो असेट है ये मॉर्गेज असेट है, इस असेट के अगेंस्ट में मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इशू कर रहा है, किसी को खरीदना है क्या, ये भाई साहब बोलेंगे यस हमको खरीदना है। तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे पर हमको पैसा चाहिए यार, हम आपको यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दे देंगे, 100 करोड़ के अगेंस्ट में क्या है, तो इन्होंने कहा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी किसकी है, तो इन्होंने कहा बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक ने मॉर्गेज में रखी है, उसके राइट्स मेरे पास में रखे हुए हैं। तो अगर इन्वेस्टर बोलेगा कि ये पर्सन मुझे, ये कंपनी जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अगर ये असेट मुझे या 100 करोड़ रुपए मुझे नहीं दे पाई तो एआरसी बोली कि मैं ये असेट बेच दूंगी। कहां से बेचेगी, बैंक के पास जाएगी, बैंक बोलेगी मैं एसेट बेच के आपको पैसा दे दूंगी। मतलब एट लास्ट जो यहाँ पर पर्सन है हमारा इन्वेस्टर, क्या इसका कभी नुकसान होगा, इसका नुकसान कभी भी नहीं होगा। अगर इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाएगा तो बैंकिंग कंपनी खतरे में आ जाएगी, राइट। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर फाइनली रुपए लगा रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, कितना गजब का फॉर्मेट है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ऊपर जो हुआ ये तरीका आरएफ है, वो क्या था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो बैंक पहले रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करती है। रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज करने के बाद में कुछ नहीं हुआ तो वो बोलती है कि ये असेट को मैनेज करने के लिए, असेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है एएमसी, उसको यहाँ से आप कनेक्ट मत कीजिएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि उस असेट के साथ में अब हम खेल देंगे। कैसे खेला उन्होंने कहा कि इस असेट को, जो मॉर्गेज्ड असेट है, उसके अगेंस्ट में, उसको यहाँ पर बैकअप रखते हुए हम कुछ सिक्योरिटीज इशू करते हैं मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्टर्स लोग उनको खरीदेंगे, जो हमको वो पैसा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करा, इसने यहाँ पर सिक्योरिटीज परचेज करी इन्वेस्टर ने और उन्होंने 100 करोड़ रुपए का कैश दिया। वो यहाँ पर गया आईसीआईसीआई बैंक के पास में और आईसीआईसीआई बैंक के पास में अपना 100 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर वापस उसके घर पे आ गया है, ठीक है। अब जरा देखिए इस पूरे ही ट्रांजेक्शन में फायदा किसका हो रहा है। बैंक ने जो 100 करोड़ रुपए दिए वो उसके पास आ गए, बराबर है। वो 100 करोड़ रुपए जो उसने दिए उसके ऊपर वो इंटरेस्ट तो कमा ही रहा है, सीजे उसको इंटरेस्ट देगा ऑब्वियसली, पर वो 100 करोड़ रुपए तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसके पास आ चुका है वापस से, अब वो इंटरेस्ट कमा रहा है सिर्फ। और वापस रोल ओवर होते होते वो 100 करोड़ रुपए मार्केट में कितनी बार लग सकते हैं 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अगर 10 बार भी लग जाते हैं तो वो 100 करोड़ रुपए 10 बार रोल ओवर होकर उसके पास में लग कर वापस आ गया है, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट भी कमा ही रहा है। बट यहाँ पर गैप है। गैप क्या है कि यहाँ पर सीजे आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट कमा रही है, बराबर। लेट्स से उसने यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया, राइट, 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया, 10% इसके पास आ गया है और ये जो एआरसी है ये इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो लेट्स से 6% का करेगी, बराबर है।
तो 6% का उसने यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जो एआरसी को देना पड़ रहा है, 10% इसके पास में आया है, जो बीच का गैप है वो आईसीआईसीआई बैंक की इनकम है। जो हमने यहाँ पर बेसिक एक फॉर्मेट पढ़ा था स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री काम करती है उसी तरीके से यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, सो ये आरएफए हमने समझ लिया पहले। आरएफए के बाद में अब हमने क्या समझ लिया, सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन मतलब होता है टू इशू सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट सिक्योर्ड स्लैश मॉर्गेज्ड स्लैश फाइनेंशियल असेट। जो फाइनेंशियल असेट जिसकी पूरी जर्नी क्या थी, तो देखिए सीजे ने फाइनेंशियल असेट दिया आईसीआईसीआई को, आईसीआईसीआई ने फाइनेंशियल असेट के राइट ट्रांसफर करे एआरसी को, और उस एआरसी ने आगे जाकर इन्वेस्टर्स को बोला कि ये असेट मेरे पास में रखा है, मॉर्गेज है, इसका पेपर मेरे पास में रखा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का मॉर्गेज फाइनेंशियल असेट है जिसके पास पूरे राइट्स मेरे पास में है, और ये इस पर्सन का असेट है, और वैल्यू इसमें जो चल रही है वो 100 करोड़ की है, और हमारे असेट की जो वैल्यू है वो 350 करोड़ की है। तो ये हम यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं कि आप खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। यहाँ पर एक बार को बैंक की हालत खराब हो जाए, गवर्नमेंट बैंक को बाद में बचाएगी, पहले इन्वेस्टर्स को बचाएगी कि इनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये पूरा हमने देखा एसए और आरएफए। अब तीसरी टर्म हमारे पास बचती है जो हमको समझना है, वो ईएसआई है, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब देखिए हुआ क्या है, अब यहाँ पर पक्का हो गया 100 करोड़ रुपए भाई साहब नहीं दे पा रहे हैं, सीजे नहीं दे पा रहे हैं, ये असेट चले गए आगे एआरसी के पास में। एआरसी ने उसी असेट के ऊपर क्या कर रखा था, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू कर रखी थी, इनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। एआरसी अपनी जेब से थोड़ी देगा, बैंक के पास में जाएगा, बैंक बोलेगी सीजे तुमने पैसे देना बंद कर दिए, क्या करें अब, हमने तुम्हारा मैनेजमेंट भी देख लिया, हमने तुम्हारा यहाँ पर सारी चीज़ें करने की कोशिश कर ली है, रीशेड्यूलिंग कर दिया, लीज पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, पर अब पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो लास्ट रिसोर्ट क्या है हमारे पास में। तो उन्होंने बोला कि अब हमको अल्टीमेट काम क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इन्फोर्स करना मतलब इन्फोर्स करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना, बराबर है। तो यहाँ पर बैंक अब ज़बरदस्ती जो असेट है उसको इन्फोर्स करेगी, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी, ये जो फाइनेंशियल असेट है जिसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट हो रखी है, उस इंटरेस्ट को, किसका इंटरेस्ट बना हुआ है सिक्योरिटी के ऊपर, बैंक का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो बैंक अपने उस इंटरेस्ट को जो सिक्योरिटी वाले असेट पर लगा हुआ है उसको इन्फोर्स करने वाली है, यानी कि उसको वापस लेने वाली है। तो अब इस असेट को बैंक अपने पास ले लेगी, एआरसी के पास उसने भेज दिया है, इन्वेस्टर्स को पैसा देना है आगे जहां वो सिक्योरिटी इशू कर रखा है, तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा। कैसे होगा, तो ईएसआई के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर अब ईएसआई चालू हो गया, मतलब बैंक बोलेगी कि हम आपके असेट का यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं, बराबर है, हम आपको नोटिस देंगे, कितने टाइम पीरियड में देना है हम आपको बताएंगे, फाइनल नोटिस दे रहे हैं, इस नोटिस में आप पैसा दे दो, अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। अटैच मतलब क्या होता है कि वंस योर प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड मीन्स अब आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते, आप किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, नथिंग, अब वो बैंक के पास में अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद में फाइनली उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, उससे जो पैसा आता है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इन्फोर्स किया जा रहा है, ये हमारी तीसरी टर्म थी। तो ये तीनों टर्म्स को हमने यहाँ पर समझ लिया है, इस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर समझ लिया है। आप चाहे तो इस पूरे डायग्राम को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपको सरफेसी का पूरा यहाँ पर फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिए, ऐसे आरएफए और ईएसआई, हमने सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कैसे किया जाता है, और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, वो हमने बेसिक समझ लिए। मैंने पूरा आपको चार्ट बता दिया है, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम फटाफट आते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल आपको क्या बता रहा है, देखिए मॉड्यूल ये बता रहा है कि अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट के अंदर, और इस एक्ट को यहाँ पर क्यों बनाया गया और किसके साथ में वो डील करता है। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, अब आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, आप हाईलाइट कीजिए। एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ एआरसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको कहा था आरबीआई भगवान है, आरबीआई यहाँ पर किसको डील करता है, यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक ने जो यहाँ पर कंपनी बनाई एआरसी कंपनी, उस एआरसी कंपनी का रेगुलेशन और उसका रजिस्ट्रेशन के साथ में ये एक्ट डील करता है। क्या हमको ये बात समझ में आ चुकी है, यस, सिक्योरिटाइजेशन के लिए एआरसी का बनना जरूरी है। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट को ये फैसिलिटेट करता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, ठीक है,
विद और विदाउट द बेनिफिट ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी, यहाँ पर अंडरलाइंग सिक्योरिटी कौन सी थी, जिसको बेस में रख के यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू किया गया था। तो हमारा यहाँ पर जो बंगलो है वो हमारा अंडरलाइंग सिक्योरिटी थी, ठीक है। अब ट्रांसफरेबिलिटी, जो फाइनेंशियल असेट यहाँ पर किसके पास में रखा हुआ था, देखिए, फैसिलिटेटिंग इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल असेट बाय द एआरसी टू अक्वायर फाइनेंशियल असेट ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी इन द नेचर ऑफ डिबेंचर। उन्होंने बोलता है कि ये जो फाइनेंशियल असेट बैंक के पास में रखा हुआ था उसको इजीली ट्रांसफर करके एआरसी के पास में ले जाया गया, एआरसी से वो चीज ट्रांसफर होकर आगे इन्वेस्टर्स के पास में गई इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। इस चीज के लिए भी ये एक्ट बना हुआ है। तीनों पॉइंट हम समझ के आ चुके हैं, ठीक है। एआरसी को एम्पावर करना कि वो यहाँ पर इशू करे सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्वालिफाइड बायर्स। तो यहाँ पर जो हमारी ये मॉर्गेज असेट के अगेंस्ट में हमें जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं इनको बोला जाता है सिक्योरिटी रिसीट्स, बराबर है, जो क्वालिफाइड बायर्स को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई सिक्योरिटी रिसीट्स के लिए किया जाता है, एआरसी का यहाँ पर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए काम किया जाता है, और यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और क्या इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, मैनेजमेंट में चेंज करने के लिए, अदर पावर्स, किसी भी तरीके से हम यहाँ पर रफा दफा करके काम करें, रफा दफा करके बोलते हैं ना, तो आरएफए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, रफा दफा करके हम यहाँ पर काम खत्म करें जिससे ऐसी की तैसी ना हो, बराबर है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और क्या है भैया, तो उन्होंने बोला डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, एससी को बनाना, आरसी को बनाना, आरबीआई के साथ में रजिस्टर करना, ये इस एक्ट का काम है, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मॉर्गेज एंड चेंज ऑन इनमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको संभालना, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया है उसके लिए जो यहाँ पर रीपेमेंट का शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, वो भी इस एक्ट का काम है, ठीक है। मैनेजमेंट को टेक ओवर करना, बोरोवर के अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करना और बताना कि एनपीए को कैसे हम यहाँ पर संभाल सकते हैं, ये भी इस एक्ट का काम है। और क्या है, सिक्योर क्रेडिटर का राइट है, सिक्योर क्रेडिटर कौन है, आईसीआईसीआई बैंक हमारे एग्जांपल में, टू बी एक्सरसाइज बाय वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स अकॉर्डेंस, उसके बिहाफ पर, आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ पर जो भी ऑफिसर्स हैं वो उसके राइट को यहाँ पर संभालेंगे। आगे और क्या हो सकता है, अपील हो सकती है, सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी यहाँ पर जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ उन्होंने, ये अमेंडमेंट के साथ में था कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जहां पर सब चीज़ों के ट्रांजैक्शंस का रजिस्ट्रेशन वहां पर दिखाया जाएगा, सिक्योरिटाइजेशन जिसका हुआ है वहां पर दिखेगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन भी वहां पर दिखेगा और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी वहां पर दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे एक्ट को बताया गया है। बट ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लेजिस्लेशन क्या है, उन्होंने बोला एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, सरफेसी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लोन्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख एंड केसेस वेयर 80% ऑफ द लोन्स आर रीपेड बाय द बोरोवर। यार 100 करोड़ रुपए लिए थे, 80 करोड़ रुपए चुका चुके हैं, 20% के लिए क्या मैं सरफासी में आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। अगर आपने 80% चुका दिया है या फिर आपका जो लोन है वो 1 लाख रुपए से भी कम है, अरे यार इतनी चिंदी बात के लिए सरफेसी एक्ट को परेशान मत करना, ठीक है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है सरफेसी नो, 1 लाख रुपए से छोटा लोन है सरफेसी नो, 80% पैसा आ चुका है 20% ही बचा है सरफेसी नो, ठीक है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इन सब चीजों के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। बेसिक फॉर्मेट समझ लिया गया है, इंट्रोडक्शन समझ लिया गया है। अब क्या समझना है, तो आइए जाते हैं, स्ट्रक्चर है आगे। स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 से 12 सेक्शन नंबर 3 to 12 में हम एस ए की बात करेंगे और हम आर एफ ए की बात करेंगे। उसके बाद ई एस आई की बात होगी 13 से 19 के अंदर। सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई गई है वो उसको समझेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है फिर वो समझेंगे, और ऑफेंसेस पेनल्टीज और मिसलेनियस उनको बाद में समझेंगे। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, जो डायग्राम मैंने आपको समझाया है उसका, जो मैंने आपको समरी समझाया है उसको हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं और इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करेंगे इस पूरे डायग्राम को समझने के बाद में। अब देखिए दोस्तों, रोल ऑफ द एक्ट में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। सिक्योरिटी रिसीट्स कौन इशू करता है, ये हमने देखा, जो हमारा एआरसी बना है वो सिक्योरिटी रिसीट्स को इशू करता है, किसको, इन्वेस्टर्स को, बराबर है।
सिक्योरिटाइजेशन होता कैसे है? तो पहला रोल ये है, दूसरा रोल क्या है? रफा दफा करना, तीसरा रोल क्या है? ऐसी की तैसी नहीं होने देना और अदर फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फिनेंशियल असेट को अक्वायर किया जाता है पहले, कौन? एआरसी उनको अक्वायर करता है और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज को इशू करता है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, एग्रीमेंट करता है और फिर उनको रियलाइज करता है और उन सिक्योरिटी रिसीट्स को रिडीम करता है बाय इशूइंग टू क्यूबीज। ये बात हम समझ चुके हैं, पहला फंक्शन। दूसरा, मेजर्स लिए जाते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के, सेल करने के लिए, डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, सेटलमेंट, सर वन टाइम सेटलमेंट भी होता है, यस वन टाइम सेटलमेंट होता है, 100 करोड़ है अब नहीं दे पा रहे, 80 करोड़ करो, काम खत्म करो, ठीक है। सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई जो बोलेगी वैसे होगा। इन्फोर्समेंट कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स किया जाता है बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक जो हमारे एग्जांपल में है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट यहाँ बीच में आता ही नहीं है, यहाँ पर कौन देखेगा? डायरेक्टली आरबीआई संभाल रही सारा काम, ठीक है। अदर फंक्शंस क्या है? एक्ट एज एजेंट्स ऑफ बैंक्स और एफआईज फॉर रिकवरी, यानी कि यहाँ पर जो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी रिकवरी के लिए एजेंट जैसे काम करता है। एक्ट एज मैनेजर ऑफ द सिक्योर्ड असेट, जो सिक्योर्ड असेट है उसका मैनेजर बनो और उसको यहाँ पर अच्छे से यूज करो, उससे पैसा निकलवाने की कोशिश करो। एंड एक्ट एज रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, सब कुछ यहाँ पर संभाला जाता है इस एक्ट को, यानी कि ये यहाँ पर बैंक का एजेंट भी बनेंगे, बैंक के साथ में ये उन असेट के मैनेजर भी बन के रहेंगे और यहाँ पर रिकवरी वाले वो रिसीवर भी बनेंगे। सारा एक्ट यहाँ पर काम संभालता है। तो ये तो होगा रोल ऑफ द एक्ट चारों तरीके से। अच्छा, जरा आप इस डायग्राम पे आ जाते हैं, तो जरा देखिए डायग्राम समझना बहुत इजी रहेगा आपके पास में। बीच में कौन है? एआरसी कंपनी है। इस एआरसी को बनाया गया, बराबर है, रजिस्ट्रेशन हुआ। ये एआरसी क्या करता है? राइट्स को अक्वायर करता है फाइनेंशियल एसेट के अंदर, बराबर है, और क्या करता है उसके बदले में? ये क्वालिफाइड बायर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करता है, बराबर है, ठीक है। अभी जो असेट में उसने राइट्स अक्वायर करे हैं उसको वो क्या करता है? तो वो बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट में एंटर होता है ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल असेट के लिए। तो वो बैंक से उठकर अब इस एआरसी के पास में उस पर्टिकुलर असेट के राइट इसके पास में आ चुके हैं और फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू कर देता है, ठीक है। एआरसी का काम और क्या है? एआरसी का काम क्या है? असेट को रिकंस्ट्रक्ट करने का और ईएसआई करने का, बराबर है। तो असेट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट संभालना, लीज पे चढ़ा देना बैंक का जो के पास में जो प्रॉपर्टी रखी हुई है उसको, डेट को रीशेड्यूल करना, हमने कहा था 10 साल का है तो 15 साल उसको बना देना, ईएसआई कुछ ना बचे तो ईएसआई कर देना, ड्यूज को वन टाइम में सेटलमेंट कर देना और सिक्योर्ड असेट को पोजीशन में ले लेना। ये उसके क्या है? मेजर्स है, ठीक है। आगे सेक्शंस आएंगे, हम देखने वाले सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 8 इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। फिर ईएसआई क्या होगा? ईएसआई में भी फाइनली होता है क्या? पोजीशन लिया जाता है। अब मैनेजमेंट टेक ओवर करना, इधर का पॉइंट इधर डाल रखा है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, नोटिस दिया जाता है और फाइनली उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? इन्होंने पूरी स्टोरी चालू करी एआरसी के साथ में कि एआरसी बनेगा, असेट को लेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करेगा। असेट को लेकर एग्रीमेंट लेगा बैंक के साथ में, ठीक है, तभी तो असेट उसके पास में आया है, और डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इशू करेगा। और क्या करेगा? ये ईएसआई करेगा और ये आरएफए भी करेगा। आरएफए के तरीके इसमें यहाँ पर लिखे हुए हैं और ईएसआई के तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस इतनी सी बात है। उन्होंने बोला ऑल्टरनेटिव तरीके से हम समझते हैं, सिंपल सी बात है। हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, बोरोवर कौन था? सीजे। सीजे ने सिक्योरिटी दी यानी कि बंगलो दिया, बराबर है। बैंक ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। यहाँ पर बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक, वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास में मुझे रुपए हाथों हाथ चाहिए। तो एआरसी बनाया गया, एआरसी ने बोला ले बेटा ये 100 करोड़ रुपए कैश और मुझे तेरा ये असेट ट्रांसफर कर दे। ये जो असेट ट्रांसफर किया है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जाएगी यहाँ पर क्वालिफाइड बायर्स को और वो 100 करोड़ रुपए इसको वापस से दे देगा, बस। तो क्या वो जो हमने सारी चीजें समझी वो यहाँ पर आई है? बिल्कुल उसी तरीके से इस डायग्राम को यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब फटाफट डेफिनेशंस को यहाँ पर हम समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, जिस हिसाब से हमने मीनिंग समझा है वही, और इन डेफिनेशन समझने के बाद में हमारा वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली डेफिनेशन है असेट रिकंस्ट्रक्शन की। असेट को रिकंस्ट्रक्ट करना है। असेट को रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली जो कंपनी बनाई गई है वो करेगी। तो देखिए अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझिएगा कि ए आर करना है। ए आर करने के लिए कौन है? ए आर सी है, बराबर है। सो ए आर मीन्स एक्विजिशन बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। तो ए आर सी या एस सी या आर सी,
ये क्या करेगी, ये यहाँ पर असेट का रिकंस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेगी असेट का रिकंस्ट्रक्शन, जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे वो क्या अक्वायर करेगी, वो अक्वायर करेगी राइट या इंटरेस्ट, बराबर है आर आई। अभी पूरी जगह ना सब डेफिनेशन में आपको ये 3 वर्ड्स मिलने वाले हैं, आर टी आई, जिसे मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोलता हूँ, पर वो हकीकत में क्या है, राइट है, टाइटल है और इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखने का तरीका है। तो वो अक्वायर करेगी राइट या इंटरेस्ट, ठीक है, किस चीज के अंदर, फाइनेंशियल असेट के अंदर, जो यूज किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में, ठीक है। बस इस तरीके से डेफिनेशन पूरी है। अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए, असेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक्विजिशन करना, कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या आरसी एक्विजिशन करती है किस चीज का, राइट या इंटरेस्ट का, जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में रहता है, किसके ऊपर रहता है, क्योंकि उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, उस फाइनेंशियल असिस्टेंस देने पर जो फाइनेंशियल असेट क्रिएट हुआ है उसके राइट या इंटरेस्ट को अक्वायर करके उससे रियलाइज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो आरबीआई के साथ में रजिस्टर होती है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ऑल्दो ये जो एआरसी एससी आरसी बनी है ये कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, फिर भी ये आरबीआई के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है, या आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। बोरोवर हमको पता है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट बोल रहे हैं, डिफॉल्ट मतलब बताइए, डिफॉल्ट मतलब कि हमने आपको 90 डेज का नोटिस दिया, 90 डेज का नोटिस दिया कि पैसे दो, आपने नहीं दिए, तो फिर उस लोन को यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कौन करता है, हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है दोस्तों, बैंक, ठीक है। तो उसे यहाँ पर डिफॉल्ट बोला जाता है। ओके आगे चलते हैं। बट डिफॉल्ट के लिए क्या चीजें यहाँ पर प्री रिक्विजिट होना ही चाहिए, पहली बात वो ऑब्वियसली डेट होना चाहिए, दूसरा अनसिक्योर्ड की बात नहीं चल रही है, सिर्फ सिक्योर्ड की बात चल रही है। अनसिक्योर्ड इस एक्ट से बाहर है, सिर्फ सिक्योर्ड ही यहाँ पर अंदर है, ठीक है। जो असेट येट टू बी क्लासिफाइड है, यानी कि अभी तक उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं किया है, तो फिर क्या वो सरफेसी में आ सकता है, नहीं आ सकता। येट टू बी क्लासिफाइड की बात नहीं चल रही, इट शुड बी एन एमपीए, ठीक है, बात खत्म। तो एनपीए होना ही चाहिए, और 90 डेज का जो नोटिस है वो तो प्री रिक्विजिट है ही सही। इतनी सब चीजें होगी तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट की कैटेगरी में उसको डालेंगे। फाइनेंशियल असेट की बात कर लीजिए भैया, आरटीआई। फाइनेंशियल असेट क्या होगा, ऐसा असेट चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उसके ऊपर राइट टाइटल या इंटरेस्ट, राइट टाइटल या इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा बेनिफिशियल आरटीआई होता है टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट के ऊपर, जिसको यहाँ पर असाइन किया गया है आगे, जो सिक्योर करता है कि ऑब्लिगेशन टू पे, हम आपको पे करेंगे 100 करोड़ रुपए, हम आपको ये बंगलो आपके पास में रखते हैं और हमारा जो ऑब्लिगेशन है पे करने का, उसकी सिक्योरिटी के लिए इस असेट को दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी टेंजिबल असेट होगा, इंटेंजिबल असेट होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मॉर्गेज होगा, हाइपोथिकेशन होगा, प्लेज होगा, चार्ज होगा, इमूवेबल के अगेंस्ट में मॉर्गेज होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर फिनेंशियल असेट की डेफिनेशन में आती है। कोई भी ऐसा क्लेम टू एनी डेट या रिसीवेबल और पार्ट देयर ऑफ वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन में लेते हैं। सर अनसिक्योर्ड भी ले लिया आपने, तो मना किया था ऊपर। सो यहाँ पर अनसिक्योर्ड सिक्योरिटाइजेशन में नहीं आ सकता है, बट उसका हम रिकंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं ना। तो कोई भी फाइनेंशियल असेट जो अनसिक्योर्ड है उसका रिकंस्ट्रक्शन तो किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन में रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए अनसिक्योर्ड को भी यहाँ पर लिया है। तो ये हो गई फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन। एनपीए हम ऑलरेडी देख चुके हैं 90 डेज वाला। क्वालिफाइड बायर कौन होते हैं, क्वालिफाइड बायर यहाँ पर एन एआरसी कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर विच इज नॉट अ क्वालिफाइड बायर। तो सिर्फ क्वालिफाइड बायर ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ट्रस्टी या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 3, और एनी एएमसी मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई जिन्हें हम बोलते हैं, जो यहाँ पर सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो सब क्यूबी की डेफिनेशन में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस में आपको समझा चुका हूँ। एआरसी फाइनेंशियल असेट को अक्वायर करती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में वो यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू करती है।
सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होगा? ऑब्वियसली हमारा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। कंसोर्टियम भी हो सकता है, यानी कि 2-3 बैंक एक साथ मिलकर भी लोन देते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है, जिन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर मॉर्गेज चार्ज, हाइपोथिकेशन, कोई भी किसी भी तरीके का आरटीआई, वो सब यहाँ पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट में आता है। सो दोस्तों, इस तरीके से इस पूरे वीडियो के अंदर हमने किया क्या है, हमने हमारा पूरा चैप्टर का जो नाम है SA, RFA, ESI, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, सारे एक्ट 2002 वाले हैं वो हमने बात कर ली है। इन तीनों टर्म्स के बारे में हमने मीनिंग समझ लिया है, हमने एक पूरा प्रोसेस समझा किस तरीके से यहाँ पर असेट रिकंस्ट्रक्शन होता है, सिक्योरिटाइजेशन होता है, बैंक यहाँ पर क्या होती है, बोरोवर कौन होता है, लेंडर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेजर कौन है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है जो सिक्योर क्रेडिटर है, फाइनेंशियल असेट क्या होता है, यहाँ पर ARC को कैसे अपॉइंट किया जाता है, नहीं यहाँ पर कैसे ARC को बनाया जाता है, SC कहिए, RC कहिए, ARC कहिए, वो क्या करते हैं, सिक्योर्ड असेट को ट्रांसफर करके अपने पास लेते हैं, उन राइट्स को यूज करते हुए, उन असेट्स को बैकअप में रखते हुए, मॉर्गेज असेट्स को उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज, डेट और बॉन्ड्स को इशू करते हैं, जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड बायर्स ही जिनको परचेज कर सकते हैं, वो उनको आगे पे ऑफ करते हैं और वो ARC बैंकों को पे ऑफ करती है। इस तरीके से बैंक यहाँ पर धंधा करते हैं। इन सब के हमने तरीके देख लिए हैं, RFA, SA और ESI के। इसके साथ में हमने डेफिनेशंस यहाँ पर कवर कर ली है, बेसिक सरफेसी का हमने पूरा कवर कर लिया है। अब सेक्शन नंबर 3 से जो शुरुआत होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 3 हमारे लिए यहाँ पर बताएगा कि आखिरकार रेगुलेशन क्या है सरफासी के साथ में, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए और RFA करने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं 3 से 12 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे कि सरफेसी एक्ट क्यों बनाया गया है और वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, 3 से 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको प्लीज देखिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।